नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने परमाणु ऊर्जा विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इस विधेयक को शांति विधेयक के नाम से जाना जाएगा। ये क्यों लाया गया है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो शांति विधेयक को अगर आप इसकी फुल फॉर्म जान लें तभी थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा कि वस्तुतः ये विधेयक क्यों लाया गया है। जाहिर सी बात है कि परमाणु ऊर्जा विधेयक को लाया गया है तो कहीं ना कहीं परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से ये लाया गया होगा। भारत में वर्ष 2047 तक भारत ने लक्ष्य रखा है कि हमें अपने परमाणु एनर्जी की जो क्षमता है, परमाणु ऊर्जा की जो क्षमता है, उसको 100 गीगावाट तक बढ़ाना है और ये भारत के नेट जीरो टारगेट को हासिल करने में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। इसलिए ये विधेयक बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शांति की फुल फॉर्म क्या है? शांति की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी भारत को बदलने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का दोहन करना इस पूरे विधेयक का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भारत के अगर कुछ महत्वपूर्ण टारगेट अगर आप समझ लेंगे तो आपको इस विधेयक को लाए जाने के पीछे की मंशा का पता लग जाएगा। जैसे भारत ने एक मिशन की घोषणा की हुई है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत। विकसित भारत का सपना कब तक प्राप्त करना है? 2047 तक प्राप्त करना है। और उसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का टारगेट कितना है? वर्ष 2047 तक। वर्ष 2047 तक न्यूक्लियर एनर्जी का टारगेट है कि हमें 100 गीगावाट की स्थापित क्षमता को प्राप्त करना है। लेकिन हमने उससे पहले का भी एक टारगेट निर्धारित किया हुआ है, वर्ष 2032 का। और वर्ष 2032 का हमारा जो टारगेट है वो है 22 गीगावाट की क्षमता हासिल करना। और अभी हमारी वर्तमान क्षमता कितना है? जैसे भारत में वर्तमान में 25 न्यूक्लियर रिएक्टर कार्यरत हैं, 25, जिनकी स्थापित क्षमता कितनी है? उनकी स्थापित क्षमता लगभग 8.88 गीगावाट 8.88 गीगावाट की है। ठीक है, लगभग 8800 मेगावाट की क्षमता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर भारत ने अपने लक्ष्य में, भारत को वर्ष 2047 तक कितने गुना लक्ष्य हासिल करना है? 11 गुना लक्ष्य हासिल करना है। तो अगर 11 गुना लक्ष्य हासिल करना है तो क्या नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो सकती है? अकेली नहीं हो सकती। तो इसलिए इस क्षेत्र में निजी निवेश में घरेलू निवेशक और विदेशी निवेशक, उन दोनों की भागीदारी को एस्टैब्लिश करना जरूरी है। और अगर आप उन दोनों की भागीदारी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि भारत में जो कानूनी ढांचा है न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित, उसमें कुछ बदलाव करने होंगे। तो ये विधेयक न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित जो कानून है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करता है, ताकि भारत में जो पूरा न्यूक्लियर एनर्जी का ढांचा है उसे आधुनिक बनाया जा सके, सरल बनाया जा सके। और आधुनिक और सरल बना करके उसमें विदेशी और घरेलू निवेशक को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि वो अपने इस लक्ष्य को, भारत अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसके अंतर्गत भारत ने एक लक्ष्य ये भी रखा है कि जो हमें 100 गीगावाट का लक्ष्य वर्ष 2047 तक प्राप्त करना है, इसमें से लगभग 50% न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा प्रदान किया जाएगा, हासिल किया जाएगा। और बाकी कौन हासिल करेगा? बाकी हासिल करेंगे यानी हम अपने निजी निवेशकों के माध्यम से, एक तरह से निजी निवेशकों को इसमें बढ़ावा देकर के, इसमें निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर के उसके माध्यम से उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। उसके लिए हमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता थी और वो बदलाव हमने किए हैं। किस प्रकार के बदलाव की मंशा ये विधेयक रखता है, चलिए उनको जान लेते हैं। जैसे हमें एक बदलाव ये करना पड़ेगा कि हमें एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने पड़ेंगे, ताकि न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित जो सुरक्षा विनियमन है या लाइसेंसिंग जो प्रणाली है और उनके अनुपालन से संबंधित जो पूरा ढांचा है उसको हम किस प्रकार से बना सके, उसको हम सरल बना सके और उसको हम आधुनिक बना सके, ताकि इस क्षेत्र में किसको बढ़ावा दिया जा सके? निजी निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। तो एक परिवर्तन तो ये होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट 1962 की जो पूरे ढांचा है उसको बहुत ज्यादा सरल बनाया जाएगा और आधुनिक बनाने का प्रयास किया जाएगा। महत्वपूर्ण है, इस बात को यहां पर विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी का पूरा सेक्टर है उस पर पिछले 60 सालों में
डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का ही एक तरह से वर्चस्व रहा है। तो इस वर्चस्व को भी 60 साल बाद कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है। और किस प्रकार से तोड़ा जा रहा है? निजी भागीदारी को एस्टेब्लिश करके। निजी निवेशकों को किस प्रकार के अधिकार दिए जाने की इस विधेयक में मंशा एक प्रकार से जाहिर की गई है अलग अलग प्रावधानों के माध्यम से। तो निजी निवेशक जो हैं अब क्या कर सकेंगे? परमाणु जो खनिज हैं उनकी खोज कर सकेंगे, उनका अन्वेषण कर सकेंगे। ठीक है, अब निजी निवेशकों की इसमें भागीदारी होगी। इसके अलावा जो परमाणु ईंधन है उसका निर्माण करने की भी अनुमति उनको होगी, परमाणु ईंधन का निर्माण करने की अनुमति होगी। इसके अलावा परमाणु रिएक्टर से जुड़े हुए अलग अलग जो कंपोनेंट हैं, जो घटक हैं, जो उपकरण हैं, उनका भी वो निर्माण कर सकेंगे। और संचालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दायित्व भी, जो ऑपरेशन से संबंधित न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके संचालन से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस इनको दिए जा सकते हैं। ठीक है, अभी विधेयक के स्तर पर है। जब शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा, जब फाइनली एक्ट आएगा, तो उसमें हम देखेंगे कि इस प्रकार के परिवर्तन आते हैं या उसमें कुछ संशोधन भी होते हैं। लेकिन मोटा मोटा आपको एक चीज बताई जा रही है। तो निजी क्षेत्र की भूमिका को एस्टेब्लिश किया जाएगा। एटॉमिक एनर्जी एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाए जाएंगे। आपने एक चीज और देखी होगी कि हमेशा जब हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। और सुरक्षा कंसर्न होता है तो भारत ने वर्ष 2008 में भारत के न्यूक्लियर सेक्टर में अमेरिका के निजी निवेश को बढ़ाने के लिए, अमेरिका की भागीदारी को एस्टेब्लिश करने के लिए उसके साथ एक सिविलियन न्यूक्लियर डील की थी। आप जानते हैं 2008 में की थी। और वर्ष 2010 में भारत अगर किसी प्रकार का न्यूक्लियर हादसा होता है रिएक्टर से संबंधित, तो उसमें उनकी एक दायित्व की भूमिका, लायबिलिटी भी एस्टेब्लिश करना चाहता था। उस लायबिलिटी के अंतर्गत भारत क्या लेकर के आया? सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट लेकर के आया वर्ष 2010 में। लेकिन इसमें सप्लायर और ऑपरेटर्स, यानी जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो संचालन कर रहे हैं, संचालक करता है, और जो सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई किसकी? जैसे रिएक्टर की सप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स की सप्लाई कर रहे हैं, इसमें दायित्व किसका होगा? अगर किसी प्रकार का न्यूक्लियर हादसा होता है तो उसमें दायित्व किसका होगा, इसकी स्पष्टता का अभाव था। तो अब क्या है कि वर्ष 2010 के इस एक्ट में परिवर्तन करके जो हमारे सप्लायर हैं और जो हमारे संचालक हैं, ऑपरेटर हैं, उनके दायित्वों की स्पष्टता को भी निर्धारित करने का प्रयास इसके अंतर्गत किया गया है। और दायित्वों की स्पष्टता को निर्धारित करने के साथ साथ यह चीज भी तय की गई है कि अगर किसी प्रकार का न्यूक्लियर हादसा होता है तो उस स्थिति में देयता की सीमा कितनी होगी। और ये देयता की सीमा को निर्धारित करके, मान लिया आपने देयता की सीमा 10,000 करोड़ रुपए निर्धारित कर दी, तो ये सीमा निर्धारित करने के बाद सप्लायर और ऑपरेटर, सप्लायर या ऑपरेटर उसका क्या करेगा? उसका इंश्योरेंस करेगा, उसका बीमा करेगा, ताकि अगर किसी प्रकार का हादसा होता है तो हादसे की अधिकतम देयता कितनी हो सकती है उसका हमें एक अंदाजा हो जाए। और जब वो अंदाजा हो जाएगी, जब वो स्पष्टता हो जाएगी, तो इस क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये देयता की जो सीमा है ये निर्धारित करना इसलिए जरूरी है। और कंपनियां यानी ऑपरेटर या उसके जो सप्लायर हैं उससे संबंधित बीमा भी करवा सकते हैं, ताकि किसी तरह की दुर्घटना होने पर वो उस राशि को प्रदान कर सके। साथ ही सरकारी जो बैक स्टॉप है वो भी रखा गया है। सरकारी बैक स्टॉप का मतलब क्या है कि न्यूक्लियर हादसे बहुत कम होते हैं, लेकिन जब वो होते हैं तो बहुत बड़े स्तर पर डैमेज भी कर सकते हैं। और उसकी जो सीमा है वो मान लिया यहां पर हमने 10,000 करोड़ रुपए का उदाहरण लिया था, इससे ऊपर भी जा सकती है। तो अगर जितनी सीमा, देयता की सीमा निर्धारित की है, ये उससे ऊपर जाता है न्यूक्लियर डैमेज, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? सरकारी क्षेत्र करेगा। इसलिए सरकारी बैकस्टॉप भी इस विधेयक के अंतर्गत रखा गया है। अच्छा, इस विधेयक का महत्व क्या है? इस विधेयक का महत्व समझना आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि महत्व समझे बिना इस पूरा जो विधेयक लाए गए हैं इसके पीछे की जो फंडामेंटल सोच है सरकार की वो समझ में नहीं आएगी। इसका महत्व समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत में जो बेस लोड एनर्जी है, बेस लोड एनर्जी, उसकी अधिकतम आपूर्ति कहां से होती है?
वो गैस संयंत्रों से होती हैं या कोयला आधारित संयंत्रों से होती है। लेकिन ये दोनों ही किस प्रकार के ईंधन है? ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करने वाले ईंधन है, उस प्रकार के ईंधन है। आप चाहे गैस आधारित संयंत्रों को देख ले, चाहे कोयला आधारित संयंत्रों को, उससे ग्रीन हाउस गैसेस का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। बेस लोड एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऐसे क्षेत्र जहां पर 24/7 बिजली की आवश्यकता होती है। जैसे आपके घरों में बिजली की आवश्यकता होती है 24/7, अस्पतालों में होती है, अलग अलग महानगरों में मेट्रो ट्रेन चल रही है, अस्पताल भी चल रहे हैं, रेलवे सेक्टर पूरा है। तो इस तरह के सेक्टर को 24/7 बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इस तरह की एनर्जी को हम बेस लोड एनर्जी कहते हैं। और इसकी आपूर्ति कहां से होती है? गैस और कोयला आधारित संयंत्रों के माध्यम से होती है। लेकिन अगर भारत वर्ष 2070 तक अपने नेट जीरो टारगेट को हासिल करना चाहता है, तो उसको इन संयंत्रों को फेज आउट करना पड़ेगा, जो उसका लक्ष्य भी है। तो फेज आउट करने के लिए जरूरी है कि बेस लोड एनर्जी की स्थिर आपूर्ति को बढ़ाया जाए। बेस लोड एनर्जी की स्थिर आपूर्ति सोलर एनर्जी और सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये ऊर्जा के स्थिर स्रोत नहीं माने जा सकते। क्यों नहीं माने जा सकते? क्योंकि जब हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो रात में या बादल होने पर ऊर्जा आपूर्ति घट जाती है इसके माध्यम से। विंड एनर्जी की बात करते हैं तो पवन की दिशा क्या है और पवन चल रही है नहीं चल रही है, तो इसकी स्थिरता पर भी एक सवाल उठ जाता है। लेकिन जब हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो वो बेस लोड एनर्जी की स्थिर आपूर्ति का एक विश्वसनीय स्रोत बन सकता है। और उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाने के अंतर्गत भारत ने एक रणनीति भी बनाई है कि वो वर्ष 2033 तक 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बना रहा है। जब हम सामान्य रिएक्टर की बात करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं, तो उसकी क्षमता 700 से लेकर के 1000 मेगावाट की होती है। लेकिन जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं, इनकी क्षमता 50 से लेकर के 300 मेगावाट की होती है। लेकिन इनकी खास बात यह है कि इसको एक स्थान पर बना करके रिएक्टर और उस कंपोनेंट को किसी दूसरे स्थान पर उसको फिट किया जा सकता है। तो कहीं पर अस्पताल है, आपके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे स्टील प्लांट है, केमिकल प्लांट है या सीमेंट प्लांट है, वहां पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के माध्यम से आप स्थिर आपूर्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं और अपनी बेसलोड एनर्जी की स्थिरता को बढ़ा सकते हैं। इस संदर्भ में भारत ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को भी आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा लिया है। और एक तरह से भारत के जो 100 गीगावाट का लक्ष्य है 2047 तक, उसमें भी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और नेट जीरो के टारगेट में भी इसकी भूमिका हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी एक प्रकार की स्वच्छ ऊर्जा है, उससे ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है वो न के बराबर लगभग होता ही नहीं है। ठीक है, तो वर्ष 2047 तक जो भारत का नेट जीरो का टारगेट है उसको भी हासिल करने में मदद करेगी ये पूरी रणनीति। और जो बेस लोड एनर्जी है उसका एक स्थिर आपूर्तिकर्ता भी बन जाएगा हमारा न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा विधेयक लाया गया है। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना। आप जानते हैं दृष्टि संस्थान ने हाल ही में आपकी जीएस की तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। मात्र 24,999 में डॉक्टर विकास देवी कीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के अध्यापन के माध्यम से जीएस का ये कोर्स आपके सामने लॉन्च किया गया है, जिसकी फीस को आप इंस्टॉलमेंट में भी जमा करा सकते हैं। हिंदी माध्यम का बैच 9 दिसंबर से प्रारंभ हो चुका है, अंग्रेजी माध्यम का बैच 10 दिसंबर से प्रारंभ हो चुका है। लेकिन आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए और अपनी जीएस की तैयारी को संपूर्णता प्रदान कीजिए, क्योंकि ये कोर्स मात्र 14 महीने में आपकी जीएस की तैयारी को पूरा करा देगा। लाइव क्लासेस के दौरान किसी भी प्रकार का संशय आता है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं लाइव चैट में, तुरंत उस संशय का निवारण कर दिया जाएगा। 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं जो कि 14 महीने में पूरी हो जाएंगी, उस कोर्स की वैधता 18 महीने तक रहेगी। कोर्स 14 महीने, वैधता 18 महीने। इसका मतलब क्या हुआ? एक क्लास को जितनी बार चाहे 18 महीने तक उतनी ही बार देख सकते हैं। ये इस कोर्स की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आपको 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी प्राप्त होंगी, आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें। इसके लिए आपको 18 प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी उपलब्ध रहेंगे। तो इस कोर्स की कुछ
खूबियां हैं, तो आप इससे जुड़िए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने रांची में भी अपनी शाखा की शुरुआत कर दी है, तो वहां पर भी आप अपनी यूपीएससी और जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब एक प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न है शांति विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, परमाणु हथियार उत्पादन बढ़ाना, परमाणु क्षेत्र के लिए आधुनिक और एकीकृत कानूनी ढांचा बनाना, कोयला आधारित बिजली संयंत्रों का विस्तार करना, या केवल सरकारी परमाणु परियोजनाओं को बढ़ावा देना। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।